जानते हैं कि इंदौर में एक वाटर कंटामिनेशन हुआ था भगीरथपुरा इलाके में, जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई थी। तो आज हम लोग लेक्चर 4 में इसी से संबंधित बात करने वाले हैं कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंदौर में जो अभी ये इशू हुआ, ये कहां-कहां पर इसमें खामियां थी जिसके कारण ऐसा इशू हुआ। तो इसमें पहली जो प्रॉब्लम थी वो तो थी अर्बन गवर्नेंस की, यानी जो शहरी शासन। अब जब शहरी शासन की बात आती है तो हमें पता है कि 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हम लोगों ने थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट लाया था, जिसमें लोकल बॉडीज जो होती हैं वो इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, जिसमें ये सारे इश्यूज देखे जाते हैं शहरों से संबंधित। दूसरा, सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि इस मैटर में जो इंदौर में हुआ, ये जो इशू हुआ, इसमें एक और बात आती है कि हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम कैसा था, जो डायरिया जैसी चीजों को भी इसमें भी जो है जान बचा पाने में सफल नहीं रहा। तीसरा, यहाँ पर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स थे जहां पर जो है इन सब चीजों को हम लोगों को देखना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर मैं 74वें संविधान संशोधन पर ही बात करूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट सर्व्स एज अ कॉशनरी टेल ऑफ हाउ इवन हाई परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज कैन फेल ड्यू टू द म्युनिसिपल इनर्शिया। सो कौन कौन से कारण थे यहाँ पर जो जिसके कारण ऐसा इशू हुआ, क्यों म्युनिसिपल जो है हमारी जो नगर पालिका है वो किस चीज में फेल हुई। तो अब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बेसिकली। तो हम सब जानते हैं कि 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, और इसके तहत हम लोगों ने संविधान में 12th शेड्यूल यानी 12वीं अनुसूची भी जोड़ा, जिसके तहत अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12वीं अनुसूची में कितने फंक्शनल आइटम्स हैं म्युनिसिपैलिटीज के अंतर्गत, यानी कि किन किन मुद्दों पर म्युनिसिपैलिटीज को राइट दिया गया है चीजों को सुधारने के लिए या उस पर काम करने के लिए। तो इसमें जो आप आइटम 5 देख रहे हैं और आइटम 6 देख रहे हैं, इस पर आप ध्यान से देखिएगा। आइटम 5 कहता है वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल पर्पसेस, मतलब जो पानी की सप्लाई होती है जो कि घरेलू घरों वगैरह में होती है या औद्योगिक इंडस्ट्रीज में होती है या अदर जो कॉमर्शियल पर्पसेस होते हैं, उसके लिए जो वाटर सप्लाई होती है उसे कौन देखता है? हमारी लोकल बॉडीज, यानी कि हमारी जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उस वो देखती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वाटर सप्लाई में कोई इशू आ रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार हमारी लोकल बॉडीज ही होंगी। आइटम 6 कहता है पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट है, यानी कि जो टॉयलेट्स वगैरह से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है या हमारे घरों से जो कचरे प्रोड्यूस होते हैं, उसका मैनेजमेंट भी हमारी म्युनिसिपैलिटीज ही करती हैं। सैनिटेशन यानी टॉयलेट्स वगैरह हुए, सामाजिक स्वास्थ्य जो कि लोकल जो हेल्थ बॉडीज होती हैं वो भी हमारी लोकल ये जो आपकी नगर पालिका है उसी के तहत आती है। तो यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। ये कहता है व्हाइल इंदौर टॉप्स द स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स, दिस इंसिडेंट हाईलाइट्स अ गैप between cleanliness aesthetics and subsurface infrastructure, piping and sewage segregation। तो इसका मतलब है बेसिकली कि यहां पर हम सब जानते हैं कि इंदौर स्वच्छ रैंकिंग में जो स्वच्छ भारत रैंकिंग आती है उसमें हर साल लगभग 10 सालों से जब से रैंकिंग स्टार्ट हुई है ये शहर नंबर 1 पे ही रहा है। मगर ये तो जो इशू हुआ उससे एक बात और प्रूफ होती है कि ये जो बाहर से हमें एस्थेटिक्स सुंदरता दिख रही है, स्वच्छता दिख रही है, उसमें और अंदरूनी यानी कि अंडरग्राउंड जो पाइपिंग होती है जिसमें हमारी वाटर सप्लाई की पाइप होती है या सीवर की जो पाइप होती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। यानी बाहर से जो चीजें स्वस्थ दिख रही हैं या स्वच्छ दिख रही हैं, वो अंदर से ना स्वस्थ है ना स्वच्छ है। तो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है ये आइटम 5 और 6।
यानी आइटम 5 में आपका वाटर सप्लाई के बारे में है और आइटम 6 में आपका पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह है। तो ये आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा और मैं तो चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को लिख लें, क्योंकि इसको बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों का एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। मुझे पता है कि मैं डेली जो है वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट यकीन करिए अगर चीज़ें सक्सेसफुल रहीं 8 से 10 वीडियोस तक, तो मैं इस पे और अच्छे से काम करूँगा और आपका सपोर्ट भी मुझे चाहिए होगा। तो अगला हम लोग देखते हैं वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भारत में किस तरीके के इससे रिलेटेड हैं। भारत में कौन कौन सी बॉडी है जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखती है। तो इसमें पहली जो बात आती है वो आती है हमारी BIS की, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये हमारा 10,500 2012, ये 10,500 बेसिकली ये नंबर है। इंडियन स्टैंडर्ड 10500 ऑब्लिक या हाइफन 2012 2012 बेसिकली ये रिवाइज हुआ था वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड 2012 में, और ये नंबर असाइन किया गया है वाटर स्टैंडर्ड्स के लिए। क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है ये हमारे यहाँ जितने भी मानक होते हैं क्वालिटी के लिए या क्वांटिटी के लिए, वो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ही देखता है। लाइक अगर आपको पता होगा एक ISI मार्क होता है, तो ये जो ISI मार्क है ये भी आपके जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं वही लाइसेंस प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोडक्ट को ISI मार्क, या हॉलमार्क होता है गोल्ड में, वो भी यही देता है। और भी जो भी इंडियन स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मतलब जिसमें हम लोगों को मानक तय करना होता है, उसके लिए हम लोग BIS का ही यूज करते हैं। ये एक बॉडी है जो कि आपकी जो कंज्यूमर एंड अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके तहत आती है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये 2016 में एक एक्ट पास हुआ था, उसके तहत हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो यही है, देखिए लिखा भी हुआ है स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया, इट्स स्पेसिफाई द परमिसिबल लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं स्पेसिफाई इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं लाइक नाइट्रेट, फ्लोराइड, इन सब के लिए कितनी परमिसिबल लिमिट है आपके वाटर में, जिसको पोल्यूशन नहीं माना जाएगा। यानी अगर उससे ऊपर वाटर में इन हैवी मेटल्स की जो कंसंट्रेशन है पाई गई, तो वाटर का स्टैंडर्ड जो है वो गड़बड़ है। तो यही देखता है इसमें, ये हैवी मेटल्स, टर्बिडिटी कितनी गंदगी है, या बैक्टीरियल लोड लाइक ई कोलाई, ये एक बैक्टीरिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें वाटर में इसकी जो है क्वांटिटी ज्यादा हो गई है इस बैक्टीरिया की, और कॉलीफॉर्म। अब यहाँ पे एक और इश्यू आता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कब बना था, 2016 के एक्ट के तहत आया। ये क्या करता है, तो ये वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी कि कौन कौन से परमिसेबल लिमिट्स किसी भी मेटल के हो सकते हैं, या बाकी टर्बिडिटी या बैक्टीरियल जितने भी लोड्स होते हैं वो कितने लेवल तक हो सकते हैं, ये स्टैंडर्ड कौन चेक करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आखिर हमारे यहाँ वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को तय कौन करता है, तो कौन करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब बात आती है मैंडेटरी वर्सेस वॉलेंटरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो BIS स्टैंडर्ड्स है ये हमारे यहाँ बॉटल्ड वाटर, यानी जो हम लोग पानी पीते हैं, मिनरल वाटर, या जितने भी आप लोग देखते हैं ना ट्रेन स्टेशन वगैरह पे मिलते हैं, उन बॉटल्ड वाटर के लिए तो BIS स्टैंडर्ड्स जो है मैंडेटरी है, लेकिन टेक्निकली दे आर नॉट वॉलेंटरी, सॉरी दे आर टेक्निकली वॉलेंटरी। मतलब मैंडेटरी है बॉटल्ड वाटर के लिए, यानी कि जरूरी है कि बॉटल्ड वाटर BIS स्टैंडर्ड ही हो, और पाइप वाटर यानी जो हमारे यहां वाटर सप्लाई आती है उसके लिए ये वॉलंटरी बेसिस पर है। यानी वॉलंटरी का मतलब ऐच्छिक है, मतलब आपको जो है जरूरी नहीं है कि जो पाइप्ड वाटर आ रहा है वो BIS स्टैंडर्ड का ही हो, उसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड तो बनाया गया है, बट मैंडेटरी नहीं है कि वैसा ही वाटर सप्लाई हो। तो यहां पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारा वाटर सप्लाई पानी आ रहा है वो BIS स्टैंडर्ड्स का है या नहीं, और अगर नहीं है
तो इसके लिए हम किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं बल्कि वॉलंटरी है। लेकिन अगर आपको जो बॉटल्ड वाटर होता है, अगर वो BIS स्टैंडर्ड का नहीं मिला, तो आप इसके लिए कंज्यूमर अफेयर्स यानी मिनिस्ट्री में शिकायत कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर हम लोग कब जो वाटर सप्लाई हमारे यहाँ आ रहा है उसके लिए हम लोग BIS स्टैंडर्ड का वाटर जो है यूज करेंगे या मैंडेटरी करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ, हमारे यहाँ अभी फिलहाल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हर घर में जो है नल प्रोवाइड किया जा रहा है। सो ये टारगेट हम लोगों ने बेसिकली पूरा कर भी लिया है। तो इसके बाद जो अगला मुझे ऐसा लगता है कि जो अगला टारगेट होगा भारत सरकार का, वो यही होने वाला है कि हमने हर घर तो नल पहुंचा दिया, अब अगला टारगेट है स्वच्छ पानी। तो इसके लिए जो है हमें बहुत काम करना होगा। बेसिकली हमें RO के प्लांट्स लगाने होंगे हर जहां से भी टैंक से पानी आ रहा है, जिसके कारण हम लोगों को RO वगैरह की जरूरत ही नहीं होगी और हम लोग नल से पानी यूज करेंगे, स्वच्छ वाटर। अब आइए आगे देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, और यहां पर कुछ की टर्म्स हैं। देखिए अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात आप जान लीजिए कि प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन हेल्थ से आता ही आता है। लगभग साल ये देखा गया है कि हेल्थ से एक क्वेश्चन, यानी कि कौन कौन सी डिजीजेस जो होती हैं बेसिकली, तो जैसे वाटर बॉर्न डिजीजेस है। अब कौन कौन सी वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं उसे हम लोगों को जानना चाहिए। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं दैट द रिपोर्ट मेंशंस, जो इस पर एक रिपोर्ट दिया गया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, उसमें कुछ सिम्टम्स आए थे लाइक रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड डायरिया। तो एक तो डायरिया होता है, हम सब जानते हैं डायरिया में जो है काफ़ी इश्यूज होते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये बड़ा खतरनाक है, रीनल शटडाउन। बेसिकली ये एक टाइप ऑफ किडनी फेलियर है, जहां पर किडनी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना बंद कर देती है। तो ऐसे ही सिम्टम्स देखे गए थे इस मैटर में जो इंदौर वाले में हुआ था। तो वही बात है कि प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट से देखा जाए तो यहां पर हमें कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस जानते रहना चाहिए कि कौन कौन से वाटर से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो उसमें एक है कॉलरा, एक है टाइफाइड, एक है जॉन्डिस, हेपेटाइटिस A और E बेसिकली, और यह है लेप्टोस्पायरोसिस। ये जो लेप्टोस्पायरोसिस होता है ये रिसेंटली कई बार न्यूज़ में था। और ये होता क्या है, तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी यूरिन, जो भी जानवर है उनकी यूरिन जो होती है वो अगर वाटर में आ गई, स्पेशली लाइक रोडेंट्स यानी कि जो चूहे वगैरह होते हैं उनकी, या और भी एनिमल्स जो भी हैं, उनकी जो यूरिन होती है अगर वो वाटर में आ गई तो उससे लेप्टोस्पायरोसिस यानी ये एक टाइप ऑफ जूनोटिक डिजीज भी है जो हो जाती है। तो इसके लिए आप जब नोट्स बनाइएगा तो इस पर आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है अलग से लिख जरूर लीजिएगा कि ये होती है जूनोटिक डिजीज है, यानी जानवर से संबंधित है, और यूरिन से होती है जानवर के, अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया हमारे ड्रिंकिंग वाटर से। तो यहां पर वाटर बॉर्न डिजीजेस, इसके बारे में हम लोगों को अलग से पढ़ लेना चाहिए। दूसरा टर्म यूज हुआ है इस पूरे उसमें, ट्राइएज सिस्टम। अब ये ट्राइएज सिस्टम क्या है, तो इट इज बेसिकली मेंशन इन द टेक्स्ट एज अ नीड फॉर सेंट्रलाइज्ड ट्राइएज। ट्राइएज इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट्स ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन वेयर रिसोर्सेज आर ओवरवेल्म्ड। सो बेसिकली यहां पर ट्राइएज सिस्टम का मतलब होता है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो रिसोर्स लिमिटेड होने के बावजूद हम लोग कैसे जो है इफिशिएंसी से काम करें, या इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पर करें। यानी अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमारे लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, जब हम उससे रिलेटेड काम करते हैं तो उसे हम ट्राइज सिस्टम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए जब कोविड का इशू था, कोविड का समय था, तो कोविड के समय में जब ऑक्सीजन की कमी थी या बेड्स की कमी थी हॉस्पिटल्स में, तो उस समय प्रायोरिटी किसको देना था। तो अगर हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर काम करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ट्राइएज सिस्टम। तो ये टर्म अभी इसी में यूज हुआ था काफी ज्यादा इस आर्टिकल में।
तो ये बेसिकली मैंने आर्टिकल जो भी लिए हैं वो मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है। सो वहां पर इस टर्म पर बात हुई थी, इसलिए मैंने यहां पर आपको इंक्लूड कर दिया। तीसरा है फेकल ओरल रूट। ये बेसिकली बात है, फेकल का मतलब होता है जो ह्यूमन वेस्ट होता है। सो ये सीवर से जा रहा है, और अगर सीवेज जो है लीक कर गया और ये वाटर सप्लाई, चूंकि जो कि पानी बगल से ही लगभग जा रहा है इसका भी, अगर ऐसा कुछ हुआ और ये वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट वाटर सप्लाई में आ गया, तो उसके कारण हमारा जो पानी है वो दूषित हो जाता है, और ये बहुत खतरनाक होता है। तो ये बेसिकली एक फेकल ओरल रूट, ये हमारे लिए, ये इसमें जो आपका इंदौर वाला मैटर था, जो इशू था, उसमें बेसिकली ये फेकल ओरल रूट ही था जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा था। तो हमारा आज का जो इशू था उसमें हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स मुझे मिले थे मैंने आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीज़ों को नोट्स बनाते रहें, और एक पेज जैसे आपने नोट्स बनाया तो किसी भी आर्टिकल पर, तो मैं चाहूँगा कि आप एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि एक इशू एक बार आता है, उसके कुछ दिन बाद उसी इशू पर कोई नया आर्टिकल आता है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ मुझे मिलेगी तो मैं चाहूँगा कि आप यहीं, जिस पे आप जैसे आपने लेक्चर 4 में लिखा है, तो वहीं पर आप उससे रिलेटेड इश्यूज को ऐड कर दीजिए। तो जैसे लाइक मान लीजिए कि अगर कुछ नई बात ग्राउंड वाटर पर हुई और वो इंदौर वाटर सप्लाई से रिलेटेड ही थी, तो मैं चाहूँगा कि एक पॉइंट आप अलग से छोड़ देंगे, तो एक पेज बेसिकली आप छोड़ देंगे, तो आप उस पर पॉइंट फिर से वहीं पर ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे डेली मिलूं, बट इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। अभी मैं जितने भी आपको जो भी मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूं, आप लोग उसे लिखते चलिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप धीरे धीरे इस बात को समझ भी पा रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में कौन कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है। तो जैसे यहां पे आपने देखा कि इंदौर का जो इशू आया वाटर कंटेमिनेशन का, उसमें हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड था, यानी गवर्नेंस का टॉपिक आ गया। दूसरा हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक था, और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि पॉलिटी ही बेसिकली यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वगैरह थे, जो 74, जिसमें 18 जो दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है, उसमें कौन कौन से जो है वाटर सप्लाई, फिर आपका जो आइटम 6 था उसमें सैनिटेशन वगैरह पे बात की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप जब न्यूज़ पढ़ते हैं और उसके थ्रू जीएस पढ़ते हैं, तो आपके लिए वो और हेल्पफुल होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।